हाँ, तो देखिए जो है लुसेंट का चौथा क्लास है, लुसेंट बायोलॉजी का, और यहाँ पर हम देखेंगे मस्तिष्क के बारे में, ठीक है ना? तो मस्तिष्क के बारे में बोला जा रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क है ना, या अस्थियों की खोल जिसका नाम है क्रेनियम, उसी में बंद रहता है, और ये क्रेनियम क्या करता है ना, खोपड़ी के बाहरी आघातों से बचाता है। मस्तिष्क का वजन होता है या 1400 ग्राम होता है, और इसमें जो सेरिब्रम का काम होता है, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है, यह सबसे विकसित भाग होता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान प्रणाली और चिंता का केंद्र है, और ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेषणों का इसमें विश्लेषण और समन्वय होता है। थैलमस का कार्य तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचान करने का कार्य करता है। थैलमस हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? तो यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। और पोस्टी पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इससे स्रावित होती है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। और रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा और खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है। उसके बाद है कि कारपोरा क्वाड्रिजेमिना कारपोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य, तो यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर सेरिब्रल पेंडिकल का कार्य के बारे में बात करें तो इसे क्रूरा क्या बोला गया है, क्रूरा सेरिब्री सेरिब्री भी कहते हैं। या मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जुड़ता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जुड़ता है। और सेरिबेलम के कार्य, तो यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है। या आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है, या आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। उसके बाद है कि मेडिबला ऑब्लागेटा, तो देखिएगा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका कार्य है या उपापचयन, रक्तदाब, आहार नाल के कर्माकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करता है। और उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लिंगवाटा है। उसके बाद जब मस्तिष्क में शिष्ट कोशिका होती है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोरसिस कहा जाता है। यही भाग है। उसके बाद मेरुरज्जु पर बात करते हैं तो मेडुला ऑब्लिंगवाटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है, पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, अर्थात प्रत्यवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करना, मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का समूहन करना, यानी आगत तंत्रिका एवं निर्गत तंत्रिका रीढ़ की हड्डी में ही मिलती है। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हाल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, लगाया था, मार्शल हाल नामक। उसके बाद है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। न्यूरॉन के बारे में बात करें तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रीनिलीन नामक जो ये होता है, क्या होता है, या रासायनिक द्रव या न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है नॉर एड्रीनलिन नामक रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। इसके बाद है कि स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 में क्या प्रस्तुत किया। उसके बाद है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक का नाम है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरे का नाम है पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी के बारे में बात करते हैं तो यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, संकीर्ण करता है, और इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, यह हृदय स्पंदन को तेज करता है, यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है, यह आँख के पुतलियों को फैलाता है, यह मूत्राशय की पेशियाओं का विमोचन करता है, यह आंत में कर्माकुंचन गति को कम करता है, इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है, और यह रक्तदाब को बढ़ाता है, यह रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, ये रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या वृद्धि करता है, यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। और परानुकंपी तंत्र के कार्य के बारे में बात करें तो यह तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। इसके बाद चलिए आगे आगे बोला जाता है परानुकंपी तंत्र के कार्य, तो बस इसके पूरा विपरीत उठा लीजिएगा। अब देखिए कंकाल तंत्र के बारे में तो सब कुछ आपको मालूम होगा, ज़्यादा हम यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइवुड क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है ना। कशेरुकटन में 33 अस्थि होती है, जिसमें पहला को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, ठीक है ना, पहला को एटलस कहा जाता है। और तो कुछ यहाँ पर जानना नहीं है। यहाँ पर एक देख लीजिए रीढ़ की कुल हड्डी है तो ये प्रारंभ में 33, विकसित होने पर यह क्या हो जाती है, 26 हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो कशेरुकदंड है इसमें जो 33 हड्डी है इसमें देखिए कार्विकल बोला जाता है, माने गर्दन का 7 गो, वक्ष का 12 गो, कट्टी है 5 गो, अत्रिक है 5 गो, पूंछ है 4 गो, ठीक है ना। तो 7 12 5 5 4 गर्दन, वक्ष, कट्टी, अत्रिक, पूंछ। तो यहाँ पर और कुछ तो हम नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
कंकाल के कार्य के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं तो निश्चित आकार देता है, कोमल अंगों को सुरक्षा करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, श्वसन और पोषण में सहायक होता है, आरबीसी मतलब रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है आपको मालूम ही होगा। अब कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है तो कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढा होता है जिसका नाम है सेल टर्सिका नामक गड्ढा में पाया जाता है। भार 0.6 ग्राम होती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसे पहला हार्मोन जिसका नाम है एसटीएच मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है और एसटीएच की अधिकता से भीमकायता या एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है और एसटीएच की कमी से मनुष्य में क्या होता है, बौनापन रोग होता है। वो एसटीएच है और यहाँ पर टीएसएच है, यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद एसीटीएच है तो यह एड्रीन कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। उस तरह जीटीएच है तो यह जनन ग्रंथों के कार्य को नियंत्रित करता है। एफएसएच हार्मोन है तो यह वृषण की शुक्र जनन नालिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है या अंडाशय में फॉलिकल के वृद्धियों में मदद करता है। एलएच हार्मोन है या अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन, नर में इसके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रभावी होता है। तो मादा में एस्ट्रोजन और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन थे तो मालूम है आपको। उसके बाद देखिए एसटीएच हार्मोन है दूधजनक हार्मोन, तो इसका मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पर एलटीएच हार्मोन है ना लैक्टोजेनिक हार्मोन, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि शिशु के लिए और स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना। इसके बाद है कि एडीएच हार्मोन, तो इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है और रक्तदाब बढ़ जाता है। ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। उसके बाद है कि थायराइड मतलब अवटू ग्लैंड, तो कहाँ पाया जाता है, श्वसन नलिए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहता है और इससे निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं ट्राइडोथाइरोनिन होता है। ट्राइडोथाइरोनिन है जिनमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। इसके बाद देखिए थायरॉक्सिन का कार्य के बारे में बात करते हैं तो यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियों बाल आदि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से क्या होता है कि जड़ मानवता रोग, यह रोग बच्चे में होता है और इसमें बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाती है। इसी को जड़ मानवता रोग कहते हैं। मैक्सीडीमा है तो यौना अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिसमें हृदय स्कंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। इसके बाद है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तो लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है और इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा या बहरा हो जाता है। इसके बाद घेगा रोग, तो भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग में थायरॉक्सिन ग्रंथि का आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाला रोग, तो टॉक्सिक वाइटर, इसमें हृदय अति तीव्र मतलब हृदय गति अति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। और एक्सोप्थेल्मिया इस रोग में आँख फूलकर नेत्र गोलक से बाहर निकल जाती है। इसके बाद है पैरावटु ग्रंथि, तो यह गाल में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होता है। पहला का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके बाद है कि कैल्सिटोनिन, तो जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पैरावटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन और रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद है कि तो ये आपको मालूम है तो पैरावटु से निकलने वाला जो हार्मोन, ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है ना, यही क्या करता है ना, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद है थाइमस ग्रंथि, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि अक्षीय गुहा में उरोष्ठी के पीछे श्वसन प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फोइड अंग है। इसमें दो खंड होते हैं जो संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में ल्यूकोसाइड मौजूद होते हैं। तो ये थाइमस ग्रंथि के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बात करें तो यह है ना वृक्क के ऊपर, वृक्क मतलब किडनी होता है, ऊपर स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है, ठीक है ना। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। यह ग्रंथि दो भाग होती है, एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन तथा वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। एक का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका मुख्य कार्य है कि वृक्क नालिकाओं द्वारा लक्षण के पुनः अवशोषण और शरीर के अन्य लक्षणों की मात्राओं का नियंत्रण करना। तो इसका मुख्य कार्य है कि वृक्क नलिकाओं द्वारा लक्षण नहीं लिखा यार, लवण लिखा है, तो लवण के पुनः अवशोषण और शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। लिंग हार्मोन में बात करें तो यह बाह्य लिंगों वालों के आने के प्रतिमान तथा यौन आचरण को नियंत्रित करता है। उसके बाद है कॉर्टेक्स, तो
नितांत आवश्यक है, मतलब जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकल जाता है तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। उसके बाद मेडुला के बारे में बात करें तो मेडुला द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन दोनों एमिनो अम्ल है। इसे मिश्रित रूप में कोटेकोलमिनस कहा जाता है, कैटेकोलमिनस कहा जाता है। एड्रीनिल और नॉर एड्रीनिल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसके कारण यह आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। यह हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों का फैलाव, साथ ही साथ रोंगटे खड़े होने, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज की स्तर बढ़ जाती है। यह लिपिड प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। इसके बाद है कि एपिनेफ्रिन हृदय स्कंदन एकाएक रुक जाने पर इसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। एपिनेफ्रिन जो है यह हृदय स्कंदन एकाएक रुक जाने पर इसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। और उत्तेजना के समय एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। ये तो सब जानबे करते हैं। जनन ग्रंथि से अंडाशय से निम्नलिखित हार्मोन निकलता है, जैसे एस्ट्रोजन। यह अंडवाहिनियों के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह स्त्री एवं अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तो यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। स्तन वृद्धि करने में जो रिलैक्सिन है, यह गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है, चौड़ा करता है, ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। इसके बाद है कि आगे बोला जा रहा है कि वृषण, तो इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं आचरण को प्रेरित करता है। इसके बाद है कि जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तो देखिएगा मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। यह जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, इसे नर, एवं जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। मानव है यह जरायुज होता है, अर्थात शिशु का पैदा करता है। नर जो लैंगिक हार्मोन है, यह वृषण एवं लैंगिक जो अंग या वृषण और वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन और प्रोस्टेट है। ये जो वृषण है तो इसकी कोशिका द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सर्टोली कोशिकाएं पुरुषों में शुक्र उत्पादन के लिए आवश्यक कोशिकाओं में से एक है। सर्टोली कोशिका शुष्क, मेढक, स्तनधारी और कॉकरोच के वृषण में पाए जाते हैं। कॉकरोच के वृषण में पाए जाते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप में कम होता है, मतलब शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। उसके बाद जो शुक्राणु होते हैं इसकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, ग्रीवा और पुंज। शुक्र जनन नालिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करती है? अंतराली कोशिका। यह हार्मोन गैर लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होते हैं। गैर लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होते हैं। इसके बाद है अधिवृषण, तो यह शुक्राणुओं का संग्रहक स्थान है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करता है। उसके बाद है शुक्रवाहिनी। यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ता है और शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करता है। शुक्राशय क्या है? यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है और दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर स्खलनीय नालिका का निर्माण करते हैं। स्खलनीय नालिका का निर्माण करते हैं। प्रोस्टेट क्या है? तो यह मूत्रमार्ग से मूत्राशय तक जुड़ा रहता है या उससे संबंधित रहता है और इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। शीशन के बारे में हम क्या बोले आपसे। मादा लैंगिक अंग में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो अंडाशय देखिए, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से क्या होता है? सटा रहता है। पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना रहता है। एपिथीलियम एक प्रकार का उपकला ऊतक है और इसे जनन एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु पैदा करना। अंडाशय से 2 हार्मोन, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा का नाम है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव को क्या करता है? ये लोग नियंत्रित करता है। अंडवाहिनी मतलब ऐसा नली जो अंडा को वहन करे। तो देखिए इसकी संख्या 2 होती है। यह पतली कुंडलित पेशी नली होती है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। यह अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान क्या करती है ना, देती है, मतलब यहीं पर निषेचन होता है। गर्भाशय है तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और इसका दीवार होता है 2.5 सेंटीमीटर दीवार होता है। इसका वजन 3.5 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार का होती है। इसका कार्य मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने तथा हार्मोन के संतुलन को बनाए रखना है। यह निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और इसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। योनि पर बात करें तो यह एक नली के समान रचना होता है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। योनि की दीवार पर
वल्थोरी वल्थो मतलब वल्थोरिथ्रल वल्थोरिथ्रल ग्रंथि पाई जाती है, जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर है। अब इसको क्या पढ़ा जाए? अगर ऋतुस्राव पर बात करते हैं तो यहाँ पर ऋतुस्राव चक्र है, तो यह प्राइमेट का प्रमुख लक्षण है। गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन में गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है। इसे ही मासिक धर्म या रजो धर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ज, क्या बोल रहा है? अंडोत्सर्ज सर्ग होता है, और यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से भारी भारी होता है। और अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु अंडवाहिनियों में पहुंच जाता है, और 15 से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी बीच संभोग करने पर स्त्रियों के मतलब गर्भवती होने की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब इसको अच्छा तरह से समझ जाइएगा कि 15 से 19 दिन, ये 4-5 दिन। इसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि मानव जनन की क्रिया विधि। ठीक है, तो मानव प्रजनन की 3 अवस्था है। एक है युग्मज जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। तो देखिए ब्रिक नहीं है, वृषण और अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। वृषण और किसमें? तो अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मक का मतलब जैसे पुरुष का युग्मक क्या होता है? सुक्रोज बोल रहे हैं, शुक्राणु होता है। मादा का युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। तो वहीं अंडाणु शुक्राणु की बात हो रही है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और वृषण में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन तथा अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। या दोनों का निर्माण एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अब देखिएगा, खाने वाली गर्भ निरोध गोली अंड के मोचन का निरोध करती है, मतलब अंडा को नहीं निकलने देगी या फिर अंडा को नहीं बनने देगी। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निषेचन अंडवाहिनी में होता है। भ्रूण विकास और निषेचन निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। तो देखिएगा उल्लू कैसे बन रहा है? अर्धसूत्री द्वारा। और जब निषेचन होने के बाद जो भ्रूण बन रहा है समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है ना? अतः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। और निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण अथवा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहते हैं। तो 10 सप्ताह तक, ठीक है ना, भ्रूण कहा जाएगा। देखिए भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिसमें एंडोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन जाते हैं। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बन जाता है। चौथे माह में सिर और शरीर पर हुए। 5वें माह में आहार नाल, रुधिर एवं अस्थि माजा बन जाते हैं। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। 8वें माह में इसमें वसा का जमा होने लगता है, ताकि 9वें माह में यह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। अब भ्रूण का पोषण है यहाँ पे देखिए जरायु, एमनियान एवं अपरा द्वारा होता है। तो 3 चीज़ का नाम लिया जा रहा है, जरायु, एमनियान और अपरा। मतलब का कुछ नहीं, मनुष्य का जो गर्भधान काल है यह 380 दिन का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु माता के शरीर से बाहर आ जाता है। इसके बाद है यौन आरंभ। तो देखिएगा स्त्री में कब से स्टार्ट होता है? तो 12 से 16 वर्ष की उम्र में, 40 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाता है। ये भी 12 से, पुरुष में भी यही होता है। गैर लैंगिक लक्षण क्या होता है? तो यौना आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है, तथा अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं। इन लक्षणों को गैर लैंगिक लक्षण कहा जाता है। मेनार्की क्या है? तो लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार होना मेनार्की कहलाता है। रजोनिवृत्ति क्या होता है? रजोनिवृत्ति तो अंतिम बार होना। अंडोत्सर्जन तो आपको मालूम ही होगा। जरायु क्या होता है? तो गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहा जाता है। अंकुर क्या होता है? तो जरायु से उंगलियों के आकार के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें अंकुर कहते हैं। और अपरा, अंकुर एवं गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। तो अपरा, अंकुर एवं गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। उसके बाद है कि नाभि रज्जु, अर्थात गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच संपर्क कार्य करता है। अजाइगोड़ तो मालूम ही होगा। कृत्रिम वीर्य सेचन, तो जब शुक्राणु मादा योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया को कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन, तो उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। वीर्य सेचन क्या है? तो मैथुन के समय नर के सीसन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, श्वसन तंत्र। ठीक है, जब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में बोला जा रहा है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुस्फीय श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नशा मार्ग, ग्रासनी, लैरिंग्स को ही क्या बोला जाता है ना, स्वर तंत्र, ट्रैकिया, ब्रोनकाई और ब्रैक्यूल्स तथा फेफड़ा। तो सबसे पहले नशा मार्ग देखिए, जिसको क्या बोला जाता है ना, तो इसका मुख्य कार्य है सूंघने से संबंधित। यह नाल के द्वारा श्वसन नाल के द्वार का विकार करता है। श्वसन नाल के द्वार का विकार करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में
स्तरित होती है। यह स्तर लगभग 1 से 2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम्य तथा शरीर के ताप को बराबर बनाती है। अब देखिए, अब बात होगी ग्रासनी को, जिसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं। ये नसा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है, फायरिंग्स। इसके बाद लैरिंग्स, लैंग्वेज से लैरिंग्स, इसी को वॉइस बॉक्स बोला जाता है। तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रासनी को ट्रैकिया से जुड़ता है। ग्रासनी का मतलब फायरिंग्स, फायरिंग्स को किससे जोड़ता है, ट्रैकिया से जोड़ता है। इसका मुख कर ध्वनि उत्पन्न करना। लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतली पत्ती के समान कपाट होती है, जिसे एपीग्लोटिस कहा जाता है, जो सबको मालूम होगा क्या करता है। ट्रैकिया या वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, या क्या करता है, या वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोकियोल कहते हैं। उसके बाद दायां ब्रोकियोल 3 शाखाओं में बटकर दाईं ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है, और बायां जो ब्रोकियोल है केवल 2 शाखाओं में बटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा तो ये क्या होता है आपको मालूम ही होगा। इसमें अब क्या किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, निःश्वसन, उच्च श्वसन क्या होता है देख लेते हैं। तो इस अवस्था में वायु वातावरण से क्या करती है ना, वायु पथ के द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में एक निम्न दाब का निर्माण, मतलब निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। ये हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। तो ये हो गया निःश्वसन। उच्च श्वसन क्या है, तो इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए, नाइट्रोजन तो सीमित रहता है, ऑक्सीजन घुसेगा 21%, निकलेगा 17%। कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा 0.03 जितना वायुमंडल में होता है, निकलेगा 4%। अब देखिए, गैसों का विनिमय नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन द्वारा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका में, मतलब कोशिका से फेफड़े तक हेमोग्लोबिन द्वारा 10 से 20% ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से होता है, जैसे प्लाज्मा में घुलकर। तो देखिएगा, जो CO2 है प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, और इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में, तो बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है, और यह रुधिर के पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर, मतलब रुधिर के पोटेशियम तथा सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट निकालते हैं। इसके बाद देखिए, आंतरिक श्वसन। तो शरीर के अंदर रुधिर तथा उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब देखिए, कोशिकीय श्वसन में बात करते हैं, तो खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनोक्सी श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं, और इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा बैक्टीरिया या यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में भी घटित हो जाता है। तो यदि मांसपेशी में बात किया जाएगा तो लैक्टिक अम्ल में, बैक्टीरिया यीस्ट आदि में इथाइल अल्कोहल में भी घटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। अनोक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। अनोक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु इष्ट एवं परमाणु में यह प्रायः पाया जाता है। तो देखिएगा, मतलब जो अनोक्सी श्वसन है प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में फलों में थोड़े समय के लिए होता है, ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है। ऑक्सी श्वसन में बात करें तो यह श्वसन, मतलब यह जो श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इनमें क्या बोला गया है कि श्वसनी पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 तथा जल बनता है। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज है, 6 गो CO2 है, मतलब 6 गो O2 है, 6 गो CO2 बना है। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है, अपचयी क्रिया है। इससे शरीर के भार में भी कमी होता है। तो श्वसन से शरीर के भार में कमी होता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग से किया जाता है, श्वसन का नियंत्रण। इसके बाद है कि कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में, पहला को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसे EMP भी कहते हैं, और इसको अनोक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह अवस्था ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। या ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में, मतलब एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु ATP व्यक्त होता है, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त होता है, तथा ग्लाइकोलिसिस के 2 अणु ATP प्राप्त होता है, अर्थात 16,000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रक्रिया अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में समान होता है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। क्रेब चक्र का बात करें तो इसका वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है।
इसके बाद है कि एटीपी के 2 अणु बनाते हैं। एटीपी के 2 अणु बनाते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं और पूरे चक्र 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं। अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब चक्र के द्वारा होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊर्जा उत्पादन तो पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के एवं एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु में 3 अणु एटीपी के एवं FADH2 के एक अणु में एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 18 अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे 36 एटीपी के मतलब अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 मतलब 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है। अब श्वसनीय पदार्थ के बारे में बात किया जाए तो श्वसनीय पदार्थ में क्या बोला जा रहा है श्वसनीय पदार्थ में कि विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य मतलब यहाँ पर के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है। इसके बाद वसा का वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। इसके बाद देखिए पोषक पदार्थ, तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के, तो देखो यहाँ पर सीधे देखो ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ में वसा कार्बोहाइड्रेट है। उपापचय नियंत्रण में बात करते हुए पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसमें विटामिन, जल और लवण है। उसके बाद वृद्धि के लिए तो देखिए वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य करता है, प्रोटीन होता है। और आनुवंशिकता के बारे में बात करें, आनुवंशिक पदार्थ, तो वे पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आपको मालूम ही होगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है। यहाँ पर मोनोसैकेराइड का एग्जांपल देख लीजिए, तो ग्लूकोज है, गलैक्टोज है, अमाइनोज है। उसके बाद डाइसैकेराइड के बारे में देखिए, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यहाँ पर ग्लूकोज फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज, और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज, और ग्लूकोज और गलैक्टोज मिलकर लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो ऊर्जा देता है, शरीर में भोजन के संचय की तरह कार्य करता है, विटामिन सी के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन पर बात करते हैं। प्रोटीन का जो खोज है जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल के मिलने से बनता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये पूरा गलत बात दे रहा है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और शेष भोजन द्वारा प्राप्त होता है। सोयाबीन तथा मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन का प्रकार में सरल प्रोटीन है, तो देखिए जो केवल एमिनो अम्ल के बने होते हैं, जैसे एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। संयुक्ति प्रोटीन वह प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? वह प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो देखिएगा, एक कोशिका जीव द्रव तथा ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर और मरामस रोग होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा देता है। यह जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। इसके बाद देखिए ये संवहन में भी काम करता है। अब है परिगर्भिका मतलब क्वासिकोर बीमारी। तो देखिए बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, वे ठीक से बढ़ या विकसित नहीं हो पाते हैं, शेष जीवन के लिए नाटे रह जाते हैं। मरासमस में क्या होता है? मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है। दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल आवरण स्टार्च और जिलेटिन प्रोटीन का होता है। दवा का कैप्सूल बनता है जिलेटिन प्रोटीन से। उसके बाद है कि वासा ग्लिसरॉल वासी अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है कि वासा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रवावस्था में होते हैं तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल संतृप्त तेल का उदाहरण है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वसा अम्ल का। इसके बाद देखिए यहाँ पर वसा का काम तो ऊर्जा देता है, ताप को बनाए रखता है। इसके बाद स्वाद बढ़ाता है,
इसके बाद अंगों को चोट से बचाता है। और सभी बात आप पकड़ लीजिएगा। विटामिन का खोज फंक किया था, ये याद रखिएगा। इस प्रकार मतलब यह एक प्रकार का ये भी कार्बनिक यौगिक है और इससे कई कैलोरी मतलब कोई कैलोरी नहीं, ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उपापचय में रासायनिक क्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। अभी सब तो जानबे करते हैं कि कौन जल में घुलता है, कौन वसा में घुलता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता तथा इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। फिर भी विटामिन के और डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। उसके बाद है कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है और विटामिन के जीवाणुओं द्वारा अपने कोलन में संश्लेषित होता है। मतलब विटामिन के या जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लिष्ट होता है। ये सब का चर्चा चूंकि यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हो चुका है। खनिज लवण के बारे में बात करते हैं तो मनुष्य के बारे में बोला जा रहा है कि मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। गर्भाशय स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। शरीर का कुल वजन का 4 से 5% होते हैं। तो ये सब है, यहाँ पर देख लीजिए। अब किससे क्या मिलता है उतना गहराई से जानने की जरूरी नहीं है। जल क्या होता है ये कौन बड़ी बात है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड की बहुलक है जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाया जाता है। उसके बाद है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, एक क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। इसके बाद है पोषण, तो संतुलित पोषण, तो वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन तथा विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब और सभी विकार है। अब देखिए बोला जा रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अब भोजन तथा उसके अव्यय तो नहीं जानते हो, भोजन का अव्यय क्या क्या होता है। चलो यहाँ पर केंद्रीय पोषण एवं अनुसंधान हैदराबाद में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मसूरी में है और केंद्रीय अवधि शोषण लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोषण है। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब अगला जो चैप्टर है मानव रोग है। मानव रोग